नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। इन दिनों सर्दियों का मौसम है और फ्लू और निमोनिया जैसे संक्रमण काफी बढ़ रहे हैं। निमोनिया बच्चों और बुजुर्गों को होने वाला सबसे बड़ा संक्रामक रोग माना जाता है। निमोनिया दुनिया भर में बढ़ती मृत्यु दर का प्रमुख कारण भी है। देश में हर साल निमोनिया के लाखों मामले सामने आते हैं। इससे कई लोगों की मौत भी होती है। निमोनिया आमतौर पर बैक्टीरिया या वायरस के कारण होने वाला एक श्वसन से जुड़ा संक्रमण है। बहुत से लोगों को लगता है कि निमोनिया बच्चों में ठंड के कारण होने वाली एक बीमारी है, लेकिन ये न सिर्फ बच्चों को बल्कि हर उम्र हर वर्ग के लोगों को अपनी चपेट में ले सकता है, जिससे ये तथ्य भी सामने आता है कि निमोनिया खांसी जुकाम से कहीं ज्यादा बड़ा एक रोग है। आयुष्मान भव में आज हम निमोनिया के कारण, लक्षण, इलाज और उपायों के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 अलग अलग पैथी के स्वास्थ्य विशेषज्ञ। मेरे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर विजय हड्डा, एडिशनल प्रोफेसर पल्मोनरी मेडिसिन विभाग, एम्स दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर हड्डा। इसके अलावा मेरे साथ जुड़े हुए हैं आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर सत्या एन दोरनला, रेजिडेंट चिकित्सा अधीक्षक, स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक पंचकर्म अस्पताल। और साथ ही मेरे साथ हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहित माथुर, प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। आप तीनों मेहमानों का एक बार फिर से शुक्रिया और स्वागत। और इस समय जो हमारे नंबर्स हैं वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। निमोनिया से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें कॉल कीजिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपके हर सवाल का जवाब देंगे। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों को प्रभावित कर सकता है। सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर निमोनिया को लेकर लापरवाही बरती जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। देश में हर साल लाखों बच्चे निमोनिया का शिकार होते हैं। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक ऐसा संक्रमण है जो बैक्टीरिया, फंगस और वायरस की वजह से होता है। इस बीमारी में व्यक्ति के फेफड़ों में सूजन आ जाती है और उनमें लिक्विड भरने लगता है। निमोनिया किसी भी उम्र के व्यक्ति को अपना शिकार बना सकता है। हालांकि 5 साल तक के बच्चों में इसका खतरा ज्यादा होता है। निमोनिया का सही इलाज ना होने पर यह जानलेवा भी हो सकता है। सर्दियों के मौसम में बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। सर्दियों के दौरान ही निमोनिया के केसेस में तेजी से इजाफा देखा जाता है। बच्चों की मौत की प्रमुख वजह निमोनिया होता है। बच्चों में निमोनिया के लक्षणों को समय पर पहचान कर उनका इलाज करना जरूरी है। इस बीमारी के लक्षणों में बुखार, पसीना आना और ठंड लगना शामिल है। इसके अलावा रोगी के छाती में दर्द होना, खासकर सांस लेने और खांसने पर दिक्कत ज्यादा महसूस होती है। रोगी को कफ या बलगम पैदा करने वाली खांसी भी होती है। खांसी के साथ पीला बलगम आता है। अत्यधिक थकान भी होती है। भूख में कमी हो जाती है। निमोनिया से बचने के लिए टीकाकरण सबसे जरूरी है। बच्चों का टीकाकरण करवाने से निमोनिया के होने वाले खतरों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो आपके मन में भी अगर निमोनिया से जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर हड्डा, मैं शुरुआत आप ही के साथ करूंगी। थोड़ा सा हमें बताइए आसान शब्दों में, क्या है निमोनिया और ये ठंड के दिनों में क्यों इसके केसेस ज़्यादा आते हैं? देखिए, ये निमोनिया कुछ तो जैसे अभी जो आपने डिस्प्ले किया है उसमें भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, पर अगर आम भाषा में बताएं तो निमोनिया एक तरह सांस की बीमारी होती है जो इन्फेक्शन से होती है। यूजुअली जो लंग्स हमारे होते हैं या फेफड़े जो होते हैं स्पॉन्जी होते हैं जिसमें हवा भरी होती है, लेकिन जब निमोनिया होता है तो उस हवा के बजाय उसमें पानी भर जाता है और जो हमारे लंग्स हैं वो स्पॉन्जी होने के बजाय सॉलिड हो जाते हैं। और जैसे सॉलिड होते हैं तो जो लंग्स के जो फंक्शन होते हैं, यूजुअली हमारे जो लंग्स काम आते हैं कि ऑक्सीजन हम हवा से खून में लेके जाएं, तो वो वाला फंक्शन हैम्पर हो जाता है, तो ऑक्सीजन खून में नहीं जा पाती। तो ब्रीफ में तो निमोनिया का मतलब ये होता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कुछ उसके लक्षण भी होते हैं कि जिसको निमोनिया होता है उनको खांसी होना, बुखार होना, छाती में दर्द होना, बलगम आना। बलगम यूजुअली पीला या हरा आता है, कई बार बलगम में खून भी आ सकता है। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि छाती में दर्द होता है,
सांस में दिक्कत भी होती है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में जो माताएं होती हैं उन्होंने बहुत बार नोटिस किया होगा कि सांस के साथ साथ पसलियाँ चल रही हैं बच्चों की। तो हम बहुत बार ये बोलते हैं कि भाई बच्चे की पसलियाँ चल रही हैं। तो पसलियाँ चलना इस बात का एक वो इंडिकेटर हो सकता है कि बच्चे को कोई निमोनिया तो नहीं हो गया है, एक चीज़। दूसरा, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि निमोनिया ऑल्दो अभी देखो हम इतने एडवांस हो गए हैं, इतने सालों से कुछ इतने सारे ट्रीटमेंट एडवांस भी हुए हैं, पर अभी भी अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो निमोनिया नंबर 1 कॉज है मोर्टेलिटी का दुनिया भर में। और जो विकसित देश हैं, जिसमें भारत भी एक देश है, उसमें भी निमोनिया इन्फेक्शंस में नंबर 1 कॉज है। तो इसलिए निमोनिया के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी हमें हो उतनी ही कम। बिल्कुल, और इसी को लेकर हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निमोनिया को लेकर जागरूक बने। डॉक्टर दोनला, आयुर्वेद निमोनिया को लेकर क्या कहते हैं? अच्छा, जैसा आप बड़े अच्छे टॉपिक लिया, दोबारा क्यों कोविड दोबारा बढ़ने लग गए। कोविड में जो मैक्सिमम लोगों का जो मौत हुआ है वही न्यूमोनिया का जो सीवियरिटी से हुआ। एंड ये बड़े राइट कॉन्टेक्स्ट है, न्यूमोनिया का हम टॉपिक लिया। एंड मौसम भी ठंडा मौसम है, तो ये जनरल अंडरस्टैंडिंग है, सबको पता है जैसा ठंडा मौसम में न्यूमोनिया ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो एक सिंपल यही है, आयुर्वेद में ये कहते हैं श्वसनक ज्वर, जो ज्वर और श्वास संबंधी व्यय दोनों साथ में जो प्रस्फुटित होते हैं उसे हम श्वसनक ज्वर कहते हैं, उसे न्यूमोनिया है। तो एक सिंपल हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल डे टू डे में हम एक साधारण एग्जांपल में कहना चाह रहा हूँ। आजकल ठंड का मौसम है तो शादी का सीज़न तो है ही है। एंड जो जिनको 2 बच्चे हैं, गाड़ी है, उनको शादी जाना है, मोस्टली शादी तो रात में ही होती है। एक बच्चे को आगे बिठाया, एक बच्चे को दोनों के बीच में बिठाया, फिर शादी में गए रात को 9:30 बजे। जो भी गर्म कपड़ा तो पहना दिया होगा, तो बच्चे जो सामने बैठे हैं, जो फादर का जो ड्राइव कर रहा है, और शादी में गया, शादी में खाया भी है, और तो नेचुरली फिनिशिंग में तो आइसक्रीम तो खाना ही पड़ता है। तो फिर खाया, आते वक्त फिर वही गाड़ी में ओपन वेदर में आ गए, तो लेट गए, फिर सुबह उठते बच्चे खांस रहे, फिर अगले दिन शाम तक बुखार हो गए। तो ये मतलब इट्स नॉट दैट जो भी प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट न्यूमोनिया तो नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं आपको है तो बुखार से शुरू होंगे, नहीं तो खांसी जुकाम से शुरू होगा, फिर दोनों साथ में होंगे। फिर बड़े जल्दी जैसे जैसे हम नेग्लेक्ट करते रहे, वो हम ऐसी रूटीन चला है, वो हो भी गए, फिर अगले दिन फिर उसे जो भी ऐसा ठंडा वाला चीज़ दे दिया, फिर और खांसी बढ़ गया, और जुकाम बढ़ गया, और बुखार बढ़ गया, फिर बड़े जल्दी 3 दिन के 4 दिन के अंदर ये हो जाएंगे। अब ये मम्मी को कैसे पता चलेगा? यूजुअली हम एक जनरल कहते हैं, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है बड़े लोगों में 18 से 20 होती है, एंड बच्चों में थोड़ा सा उसका डबल होती है, 20 से 40। इफ एट ऑल मम्मी उनकी थोड़ा रेस्पिरेटरी रेट देखना कोई ज़रूरी नहीं हो, तो नेचुरली जब चेस्ट के ऊपर हाथ लगाने से ही पता चलता है। एक बार जो सांस लेके छोड़ रहे हो वो 1 में काउंट हो जाती है, तो इफ एट ऑल 40 से ऊपर जा रही है, वो तो नेचुरली कहीं ना कहीं न्यूमोनिया में जाएंगे। तो कहने की ये है, तो इन्फेक्शन कह के हम वायरस को, हम बैक्टीरिया को, इसके ऊपर नहीं, वो डायरेक्ट तो नहीं आएगा, वो तो नेचुरली पूरा एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं वायरस तो बैक्टीरिया तो है ही है। तो अल्टीमेटली आपने कैसे मौका दिया उसको आप बॉडी में एंट्री होने के लिए। पहले तो एक जनरली कहा जाता है, तो द मोस्ट कॉमन काजेस होती है वायरस, तो उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमन है, उसके बाद एक रेस्पिरेटरी सिचुएशन। अब जब से कोविड आ गया, तीसरा रीजन वो भी एक हो गए, कोविड भी एक रीजन है न्यूमोनिया होने के लिए। बट पॉइंट ये है, पर्टिकुलर ठंड के मौसम में अपने आप को ठंड से बचा के रखे, तो वो मेन रीजन है। होने के बाद क्या करना, इन्फेक्शन एक्चुअली तो एंटीबायोटिक तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ता है, बिकॉज इट्स अ फास्ट स्प्रेडिंग। आप हो गए तो अल्टीमेटली इधर उधर से 4 जगह से दवाई लेंगे, प्रॉपर एंटीबायोटिक नहीं लेंगे, वो स्प्रेड होंगे, वो अल्टीमेटली ऐसे सिचुएशन हो जाएंगे, मतलब मौत हो जाएंगे, नहीं तो लंग फेल्यूर हो जाएंगे। तो बेटर ये है अपने आप को प्राइमरली, दिस इज मेन रीजन इज कोल्ड, अपने आप को ठंड से बचा के रखे, वहीं से आपको वायरस ग्रो होने के लिए एनवायरनमेंट बनती है, डायरेक्ट वायरस बॉडी में घुसने के लिए नहीं। तो घुस भी हो सकता है, अपने आप को रखने में वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, दैट इज प्रिवेंट करें अपने आप को जितना हो सके। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीर ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका वीर, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका। प्रीति जी नमस्कार। सबसे पहले संसद टीवी को धन्यवाद है, आप आयुष्मान भारत के जरिए हमारे लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम लेकर आते हैं जी। और प्रीति जी बहुत बढ़िया होस्ट करती हैं आप। और डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि मेरा 6 महीने का बेटा है और वो उसको निमोनिया हो गया है। अब समस्या ये है कि हमने जो प्रॉपर रूटीन वैक्सीनेशन जो बच्चों को लगता है वो हमने लगवाया, ठीक है, उसमें निमोनिया का भी वैक्सीन उनको लगा, तो फिर से ये निमोनिया होने का कारण मैं जानना चाहूंगा।
हमने जब डॉक्टर को बच्चे को दिखाया तो उनका ऐसा कहना था कि कोविड का ये जो नया वेरिएंट है या ये जो वायरस है, इस वजह से ये वायरल इन्फेक्शन अब बच्चों को भी हो रहा है। तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूंगा मैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है भाई। डॉक्टर हड्डा? यस, देखिए ये अच्छी बात है कि उन्होंने टीकाकरण करवाया है। तो इसमें मैं एक दो चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। देखिए, टीकाकरण हम लगाते हैं निमोनिया रोकने के लिए, तो कोई भी जो ऐसे रोकथाम की जो प्रक्रिया होती है, कोई 100% प्रूफ नहीं होता है, नंबर एक। दूसरा ये कि जो टीकाकरण में हम बहुत ही कम पैथोजन को कवर करते हैं, जैसे कि निमोकोकल है उसका वैक्सीन लगता है, एच इन्फ्लुएंजा है उसका वैक्सीन लगता है, लेकिन बहुत बार जो निमोनिया होता है वायरस से होता है, जैसे कि आजकल हम बोल रहे हैं कोविड वाला वायरस है या रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरस है, और बहुत सारे ऐसे कॉमन वायरस हैं जो कि निमोनिया करते हैं। तो उन वायरस के अगेंस्ट हम कोई भी टीकाकरण नहीं करते हैं। तो एक तो कारण ये होता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि टीकाकरण के बावजूद भी, जैसे निमोकोकल, अगर किसी का टीकाकरण लगा हुआ, निमोकोकल वैक्सीन लगी हुई है, उसके बाद भी निमोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है। कोई भी टीकाकरण 100% नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आपको टीकाकरण हो गया तो आप 100% सेफ हैं, लेकिन उनकी एफिकेसी है। एक तो ये कि जो इन्फेक्शन होता है वो लेस सीवियर होता है, अगर हो जाए तो ज़्यादा सीवियर ना होगा और मोर्टेलिटी के चांस कम हो जाते हैं। तो इसलिए टीकाकरण जरूरी है। ऐसा नहीं कि भाई हम ये बोल रहे हैं कि टीकाकरण के बाद भी हो सकता है, तो टीकाकरण ना करवाओ। ये संदेश बिल्कुल नहीं लेना है। टीकाकरण करवाना है, पर ये भी ध्यान रहे कि टीकाकरण के बावजूद भी निमोनिया हो सकता है, जिसके कारण मैंने बताया कि हो सकता है वो निमोनिया वायरस की वजह से हो, या कई बार टीबी भी एक निमोनिया का कारण होता है, हो सकता है वो हो, या फिर जैसे कोविड जैसे आया है ये वाला वायरस हो। ठीक है। डॉक्टर मोहित माथुर, जैसे निमोनिया की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर कोविड की भी बात हो रही है, और जैसे डॉक्टर्स ने भी बताया कि कोविड में निमोनिया से ही सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। फिर से अब एक आशंका कोविड को लेकर है, और आप लोग भी यही कह रहे हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। होम्योपैथी क्या कर सकता है? इम्यूनिटी बढ़ानी है, प्रिवेंट करना है, होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकते हैं? जी, देखिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि निमोनिया एक इन्फेक्शन है, और अगर उसका मेन उद्देश्य है कि उसको जल्द से जल्द डिटेक्ट किया जाए। एक बार उसका डायग्नोसिस प्रॉपर हो जाता है तो होम्योपैथी का इलाज में मरीज की क्लिनिकल स्टेट के बेस पे दवा का चयन होता है। ठीक। और मरीज का क्लिनिकल स्टेट बहुत हद तक उसके इम्यून रिस्पॉन्स पे निर्भर होता है। अब ऐसे कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि मरीज का एक्सट्रीम एज ग्रुप में होना, बहुत ही छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, या बहुत ही एल्डरली पेशेंट है, या फिर मरीज का नरिशमेंट स्टेटस है, या मरीज पहले से कोई दवा ले रहा है जिससे कि उसकी इम्यून सप्रेशन हो गया है, या मरीज को पहले से ही कोई बीमारी है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का पेशेंट है, या कोई और डेबिलिटेटिंग इलनेस हुई है। तो ये सब फैक्टर्स भी मरीज के इम्यून रिस्पॉन्स पे असर डालते हैं, और यही वजह है कि निमोनिया के मरीजों में एक टाइप के लक्षण नहीं आते हैं, काफ़ी वेरिएशन मिलती हैं। और इसीलिए होम्योपैथिक इलाज में हमारे पास कई होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि हर इंडिविजुअल पेशेंट की क्लिनिकल स्टेट को देखते हुए हम मेडिसिन का चयन करते हैं और उसको देते हैं। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जब दी जाती है तो वो एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर का काम करती हैं। वो रोगी के जो इम्यून सेल्स हैं उनके फंक्शन को मॉड्यूलेट करती हैं, और ये रोगी के इम्यून सिस्टम ही है जो कि इन्फेक्शन को किल करते हैं, उसको ठीक करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट नहीं होती हैं। सो मेन इशू है कि पेशेंट का अर्ली से अर्ली डायग्नोसिस और उसके क्लिनिकल स्टेट को एसेस करके उसका दवा का चयन करना। ठीक है। डॉक्टर हड्डा, अगर निमोनिया की बात करते हैं तो कहा जाता है निमोनिया अलग अलग तरह का होता है, और आप लोग कह रहे हैं कि संक्रमण हो सकता है, संक्रामक रोग है ये। कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ये फैल सकता है, कितनी तेज़ी से फैल सकता है? देखिए, ये फिर से मैं वही बात करूँगा। निमोनिया, जैसे आपने सही बताया कि संक्रामक रोग है, एक दूसरे से लग सकता है। कितना फास्ट दूसरे को लगेगा ये इस पे डिपेंड करता है कि जो संक्रामक करने वाला जो पैथोजन है वो क्या है। अच्छा। यूजुअली जो वायरल इलनेस होती हैं वो ज़्यादा फास्ट फैलती हैं, और अब तो हम सबको पता है जैसे कोविड भी एक निमोनिया ही होता है, देखो कितना फास्ट फैलता है। उसके बजाय अगर हम बात करें निमोकोकल की, तो निमोकोकल जो सिंपल बैक्टीरियल निमोनियाज होते हैं वो इतनी जल्दी एक दूसरे में नहीं फैलते हैं। आपने देखा होगा कि जो बच्चे को एक को घर में निमोनिया होता है तो बाकी लोगों को नहीं होता है, क्योंकि वायरल निमोनिया जब घर में एक को किसी को हो जाए तो ऑलमोस्ट सब बच्चों को या बड़ों को लपेट लेता है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार जैसे मैंने बताया कि निमोनिया टीबी की वजह से भी होता है, तो वो वाला निमोनिया दूसरों को लगने का बहुत ज़्यादा चांस है। कुछ निमोनिया जैसे फंगस है,
फंगस वाला निमोनिया जल्दी से लगता ही नहीं है किसी को। अगर लगता है तो या तो उसका कोई कारण होता है, और कारण में यूजुअली होता है क्योंकि इम्यूनिटी डाउन होती है, या तो उनमें कोई डिफेक्ट है जन्म से, या कोई वो दवाई ले रहे हैं जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, या उनको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से इम्यूनिटी कम हो गई, जैसे कि कैंसर के पेशेंट हैं या HIV का इन्फेक्शन है। तो इन वाले लोगों में ये जो फंगल वाले इन्फेक्शन हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इस पर डिपेंड करता है कि जो पैथोजन है वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना जल्दी और कितनों को लगेगा। ठीक है। जब सिम्टम्स, अलग अलग तरह के सिम्टम्स की बात हो रही है डॉक्टर दोनला, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे हम खुद से एक तरह से न्योता देते हैं कि आइए और हमें रोग लगी है, यानी प्रिवेंट किया जा सकता है। लक्षणों को लेकर थोड़ा हमें बताइए कि क्या अलग अलग तरह के निमोनिया है तो लक्षण भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं, और जैसे डॉक्टर ने भी कहा कि हर व्यक्ति के लक्षण अलग होते हैं, ऐसा क्यों है? ये है, डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। एक जनरली कहा जाता है देर आर, मतलब कहने के लिए तो कहीं भी हो, कोई भी किस तरह का भी हो, अल्टीमेटली आके फिर आए तो वायरल होगा, बैक्टीरियल होगा, फंगल होगा। बट उसके जो सोर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक सिंपल से मैं बताता हूँ। एक होती है एस्पिरेशन न्यूमोनिया। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया, फादर जाते जाते बच्चे को एक गाड़ी के बाइक के आगे बिठाया, वो जाते वक्त बच्चे को थोड़ी पता मुंह खोल के बैठा हुआ है, वो सारे ठंड अंदर मुंह के अंदर गया। वो कहने की वो भी ठंड जो कोल्ड हवा है वो एस्पिरेट कर लिया। सेकंड पॉइंट है, कभी कभी एक्चुअली यूजुअली जो इन्फेंट्स में होते हैं, माँ रात में मिडनाइट में दूध पीना, ऐसे लेटा के दूध पिलाते बच्चे को, मतलब पीते पीते कुछ एस्पिरेशन हो जाती है, मतलब विंड पाइप में भी दूध चले जाता है। तीसरा एक है, कभी कभी लोगों में, बड़े में भी, किसी में भी कुछ वॉमिटिंग हो जाती है। वॉमिटिंग होने का कहीं पब्लिक में है, वॉमिटिंग हम जबरदस्ती रोक लेते हैं, वो जो वॉमिटस है वो विंड पाइप में चले जाता, तो कहीं ना कहीं लंग्स में चले जाते, इसे कहते हैं एस्पिरेशन न्यूमोनिया। सो ये कहीं ना कहीं इसके जो सिम्टम है, कहीं ना कहीं कंजेशन शुरू होती है शुरुआत में, फिर इट्स नॉट दैट वो फीवर शुरू में हो। तो इफ एट ऑल इज बीन एक्सपोज टू कोल्ड वेदर, जैसा मैंने बच्चे को बोला, वहाँ थोड़ा सा वो शुरुआत में फीवर खांसी होके फिर वो हो जा सकता है। जो अदर केसेस में वॉमिट जो स्वेलो किया, वो थोड़ा सा शुरुआत में चेस्ट कंजेशन होके बाद में इन्फेक्शन होती है। सो कहीं ना कहीं सिम्टम्स वेरी करती है। ये होती है एस्पिरेशन न्यूमोनिया। सेकंड वन जो होती है, जिनकी मतलब उनको फॉर एग्जांपल कम्युनिटी बेस्ड, कम्युनिटी में जैसा अभी कोविड है कम्युनिटी बेस्ड में ही है, लोग अभी शुरुआत में हो गए यार, जहाँ लोग ज़्यादा है, कंप्रेशन है, क्लोज्ड है एनवायरनमेंट, वहाँ जाओ। कोई किसी को न्यूमोनिया है, सब क्लिनिकल न्यूमोनिया, तो उसने छींक लिया, और रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से आने के चांसेस होती है। तो थर्ड वन इज उनकी किसी बीमारी, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे किसी को कैंसर भी है। यूजुअली कॉमन आज के डेट में हम देखते हैं जो क्रॉनिक किडनी डिसीज पेशेंट्स में, उसमें न्यूमोनिया होने के बड़े मोस्ट कॉमन प्रेफरेबल होती है, तो वो भी एक रीज़न है। एंड लास्ट वन जो कहते हैं, कोई भी फेटल पेशेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा लंबा टाइम के लिए एडमिट हुआ, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं, तो वो भी एक मेन रीज़न है। दैट्स ऑल्सो द वन ऑफ द नोन काज। वहाँ भी जिस तरह का ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। सो इसमें कहीं ना कहीं सिम्टोमेटोलॉजी हो सकता है बैक्टीरियल वायरल होगा, द एक्सप्रेशन ऑफ द सिम्टम डिफर करती है। तो ये ठीक है, ठीक है। कॉलर हमारे साथ प्रियंका जुड़ी है, दिल्ली से इन्होंने हमें कॉल किया है। प्रियंका, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मुझे लास्ट ईयर कोविड हुआ था, ओमिक्रॉन कोविड हुआ था। उसके बाद से मेरे को एक कांस्टेंट कंजेशन है, और अभी जैसा सर्दी बढ़ रहा है ये कंजेशन भी बढ़ रहा है। क्या ये सम टाइप ऑफ सिम्टम्स ऑफ निमोनिया हो सकता है, और क्या ये इसके लिए, इसका प्रिकॉशंस लेने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। लास्ट ईयर से जब भी से मेरे को ये कोरोना हुआ था, उसके बाद से मुझे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि मैं थोड़ा बच जाऊँ, और ये जो कंजेशन मुझे कंटिन्यूस भी है, उसका अगर आप कुछ हल बता दे तो मेरे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है डॉक्टर माथुर, कई लोगों के मन में ये सवाल भी होता होगा, अगर मान लीजिए ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, सर्दी खांसी लगातार रह रही है, तो क्या ये चीज़ें भी आगे जाकर निमोनिया बन सकती हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल। अगर जैसे कि कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं जो कि सीजनल होते हैं, विंटर सीजन में उनका इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है, और अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो हो सकता है शुरू में वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रूप में आए, जिसमें गला ख़राब, खांसी और ये सब है। लेकिन अगर वो मरीज़ एक छोटा बच्चा है जिसकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, और इन लक्षणों पे भी अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो हो सकता है कि वो इन्फेक्शन धीरे धीरे निमोनिया की स्थिति में पहुंच जाए, निमोनिया तक वो पहुंच जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लक्षणों को आइडेंटिफाई करके उसका तुरंत ही उसका इलाज करा जाए।
और कोविड के बाद जैसा इन्होंने बताया हाँ। प्रियंका ने कि कोविड के बाद ये लगातार बना रह रहा है, तो ये भी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से हुआ हाँ, है ये क्या? बिल्कुल ये है, और ऐसा हम कई देख रहे हैं। इनफैक्ट एक कंडीशन है पोस्ट कोविड सिंड्रोम, जिसमें कि मरीज कोविड से प्रभावित होने के बाद कुछ लक्षण आते हैं, जैसे कि लंबी खांसी हो जाना, सांस में दिक्कत होना, और भी कई लक्षण हैं कमज़ोरी की। तो ये पोस्ट कोविड सिंड्रोम में हम काउंट करते हैं। हालांकि ये एक नई एंटिटी है, इसके बारे में अभी भी हमें पूरी जानकारी नहीं है, बट ये हो सकता है कि कोरोना होने के बाद इनको एक तरह से इम्यूनिटी वीक हो गई है, और इसी वजह से इनको अक्सर खांसी हो रही है और लंबी खांसी हो रही है। सो प्रॉपर इलाज इनको ज़रूरत है, और पेशेंट को एग्जामिन करके उसके लक्षणों को एनालिसिस करके हम दवा दे सकते हैं। ठीक है। एक और कॉलर है निधि ने गाजियाबाद से हमें कॉल किया है। आपका भी स्वागत है निधि, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। निधि से संपर्क टूट गया है। डॉक्टर हड्डा, जब बच्चे हैं उनका वैक्सीनेशन भी हो रहा है, उन्हें बहुत बचा के भी रखा जाता है ठंड से कि छोटे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी क्यों मौत का सबसे बड़ा कारण, मैं एक तरह से कहूँ, निमोनिया बनता है बच्चों में? इतना घातक कैसे हो जाता है? देखिए, ये बहुत ही आपने महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। उसके 2-3 कारण हैं। देखो, एक तो जो बच्चा होता है उसका बॉडी सिस्टम या सारे ऑर्गन्स वेल डेवलप नहीं होते हैं। एक्सट्रीम एज की जिसकी बात करते हैं, एक तरफ बच्चे होते हैं, एक तरफ बूढ़े होते हैं। तो बच्चों में एक तो यही है कि उनका जो सिस्टम है पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता, लंग्स भी जो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ होता, इम्यूनिटी जो है वो भी पूरी तरह डेवलप नहीं होती। तो इसी वजह से कोई भी इन्फेक्शन होगा तो बॉडी उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाती है, रिजर्व बहुत कम होता है, चाहे लंग्स की बात करें, चाहे बाकी ऑर्गन्स की बात करें। तो थोड़ा सा भी कुछ इन्फेक्शन होता है तो जो बॉडी के सारे ऑर्गन एकदम से काम करना बंद कर देते हैं। जैसे अडल्ट है एक, तो मान लो कि उसमें सांस लेने की कैपेसिटी है, जैसे मान लो कि हम FEV1 बोल रहे हैं या कुछ लंग फंक्शन किसी की बात करें कि 100 है, बच्चे की करीबन 20 होगी। तो अगर उस 20 ऑलरेडी है और उसमें से थोड़ा सा भी पार्ट अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ऑक्सीजन ज़्यादा फॉल करने का चांस है। ऐसे ही जैसे किडनी का नॉर्मल फंक्शन उसे अचीव नहीं किया है, अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो किडनी काम करना बंद कर देगी। कोई अगर दवाई देंगे हम तो लीवर फुली डेवलप नहीं है तो लीवर के ऊपर असर कर सकती है। तो इस तरह से क्योंकि उसका ऑर्गन फंक्शन पूरी तरह डेवलप नहीं है, वो एक मेजर कारण है। दूसरा, ऐसे ही बूढ़ों में भी होता है, जो एल्डरली ग्रुप होता है उसमें जैसे एज के साथ साथ जैसे हम बड़े होते हैं तो हमारे लंग के फंक्शन भी पुअर होते हैं, किडनी के फंक्शन पुअर होते हैं, लीवर का फंक्शन भी पुअर होता है। तो ये सेम कारण उस एक्सट्रीम एज में भी होते हैं। तो जो सिंपल सा एक वायरस है जो नॉर्मल एडल्ट में कुछ नहीं कर सकता, बच्चों में जाता है वो और इतना सीवियर निमोनिया कर सकता है। लेकिन आप और हम जो अडल्ट हैं उनमें शायद वो वायरस जाएगा तो भी कुछ नहीं कर पाता, लेकिन क्योंकि बच्चों में और बड़ों में जो ऑर्गन सिस्टम है वो कंप्रोमाइज है, फुली डेवलप नहीं है, तो इसकी वजह से जो भी इन्फेक्शन होता है उनको यूजुअली सीवियर होता है। ठीक है। एक कॉलर है, दीप्ति ने हमें कॉल किया है, धनबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। दीप्ति, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए, आप बताइए। थैंक यू प्रीति जी। प्रीति जी, हम धनबाद से हैं और यहाँ पे कोयले के काम बहुत रहता है, तो मेरा इन्फेक्शन खत्म ही नहीं होके देता। अगर निमोनिया के बाद जैसे हो तो दस्त की वजह से खत्म ही नहीं होके देता है। मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए? जी, आपको निमोनिया हो चुका है? निमोनिया हो गया था और ठीक हुआ, लेकिन उसके बाद खांसी खत्म ही नहीं हो रही है। डॉक्टर का कहना है कि दस्त की वजह से ऐसा हो रहा है। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर दोरंदरा, जैसा हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, कुछ भाई हमारा रेजिडेंस है ऐसा कुछ जगह में है, वहाँ डस्ट तो है ही है, पोल्यूशन है ही है, वहाँ से तो घर तो शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो वहीं जीना है। तो क्या हम कैसे किस तरह का प्रिवेंट? एक सिंपल सी है, कुछ भी ना हो, एक आप आयुर्वेद में खानू तेल है, नहीं तो वो भी नहीं है तो एक सरसों का तेल है, वो आप उंगली में लेके डेली आपको मतलब दिन में बाहर निकलने से पहले, रात को सोने से पहले थोड़ा हल्का गुनगुना करके नाक के अंदर लगाना है। एंड दूसरा, अभी प्रीवियस कॉलर ने एक क्वेश्चन पूछा है, सर हर टाइम मुझे पोस्ट कोविड के बाद थोड़ा चेस्ट कंजेशन सर रहता है, तो ऐसा क्वेश्चन विस्टिक करा तो कुछ होता ही नहीं, बट वो हर टाइम फील करते हैं। तो उसमें भी एक सिंपल है, सरसों के तेल लेना है, उसमें थोड़ा सेंधा नमक और थोड़ा सा कपूर डाल के गर्म करके तो चेस्ट के आगे पीछे साइड्स में लगा के थोड़ा गर्म कपड़े पहन के रात को सोए। तो जिनको बच्चों में ये इशू है उसमें भी एक सिंपल रेमेडी है, तो इसमें आपको फ़ायदा भी होंगे। एंड जैसे इनको कह रहे जो है, एंड दूसरा, जब भी जिनको भी इस तरह का जो हो रही है, एंड न्यूमोनिया में एक चीज़ है, तो जो लंग्स का जो नॉर्मल जो रूटीन फंक्शन है, जो गैस सेक्शन मतलब
बॉडी के अंदर का जो हमने सांस से ले रहे ऑक्सीजन लेके फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना, ये जो मेजर फंक्शन है उसके आल्वियोले कहते हैं। तो हिंदी में कहने के लिए श्वास प्रकोष्ठ है, आल्वियोले, ये आर दी मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। टोटल वही कोई फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, वही काम नहीं कर पा रहा है, फिर तो टोटल लंग रह के भी कोई फायदा नहीं। तो इसलिए इसमें जो प्रॉब्लम होगा इसने कहीं ना कहीं आपको अपने आप को बचाना ही ये मेन एक सोल्यूशन है। ठीक है। और डॉक्टर, हम जब भी बीमारी की बात करते हैं, हेरिडिटरी भी बात करते हैं, आनुवंशिकता की भी बात करते हैं, तो क्या जो निमोनिया या मैं कहूँ सर्दी खांसी फ्लू जैसी बीमारियां हैं वो भी क्या एक तरह से फैमिली में भी चलती हैं? मतलब मैं ये कहना चाहूँगी जो इम्यूनिटी वीक है वो हो सकता है कि आपके फैमिली में भी जल्दी ये चीज़ें पकड़ें, इस तरह का भी है कुछ? बेसिकली निमोनिया एक इन्फेक्शन है, तो वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी वायरस या बैक्टीरिया से होता है। बट हाँ, एक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं एटोपी, जो कि फैमिली में रन करती है। और ऐसे मरीजों में जिसमें एटोपी होती है उनमें एलर्जिक राइनाइटिस या ब्रोंकियल अस्थमा या कहें कि एटोपिक एक्जिमा जैसी कंडीशन होने की टेंडेंसी रहती है। ठीक है। तो उनके अक्सर जैसे सीज़न चेंज होता है तो छींकें आना, ज़ुकाम लगना, तो ये फैमिली में रन करती है। तो आप देखेंगे कि कुछ के पॉजिटिव फैमिली होती है और ऐसे मरीजों की फैमिली में कुछ मेंबर्स होंगे जिनको ब्रोंकियल अस्थमा भी होगा। अच्छा। तो हालांकि ये ब्रोंकियल अस्थमा कोई इन्फेक्टिव कंडीशन नहीं है, बट एक तरह से इम्यून हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस है, और ये हाँ ये एक फैमिलियल टेंडेंसी होती है इसमें, और ये फैमिली में रन करता है कुछ केस में। ठीक है। जी बताइए। इसमें कुछ एक दो चीज़ें और ऐड कर देते हैं। देखो, वैसे तो ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि निमोनिया एक इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन हैं जो फैमिली में रन कर सकती हैं। अच्छा। क्योंकि इन्फेक्शन है तो उससे लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी चाहिए। बिल्कुल। तो कोई भी बीमारी है जो इम्यूनिटी को इफेक्ट करती है, जिसको इम्यून डेफिशिएंसी बोलते हैं हम लोग, इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, वो बहुत सारे, हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो कई सारी कंजेनाइटल होती हैं, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में रन करती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो होता है। कई बार कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट होते हैं लंग्स में बनने में, जिसको ब्रोंकेक्टेसिस बोलते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकते हैं। उसमें भी कोई लंग के फंक्शन नॉर्मल नहीं होते, जो हमारा म्यूकस बनता है वो ठीक से क्लियर नहीं हो पाता, वो अंदर जम जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये दूसरी कंडीशन है जिसमें ऐसे हो सकता है। या फिर कई लोगों को जैसे कोई और बीमारी है जैसे लीवर की या किडनी की, वो भी कई खानदानी होती हैं, कई बार वो भी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही हैं तो वो भी प्रीडिस्पोज कर सकती हैं कि आपको बार बार निमोनिया हो। और एक जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि वो कुछ बॉडी से रिलेटेड नहीं है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। अगर आप एक पुअर इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जो कॉन्स्टेंटली एक्सपोज हो रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म से, वो एक मेजर कारण हो सकता है फैमिली में बार बार निमोनिया होने का। तो ये चीज़ें हैं जो ज़्यादा प्रोन बनाती हैं आपको कि आपको निमोनिया हो सकता है। ठीक है। प्रिवेंशन पे और डॉक्टर दोनला बात करते हैं, क्योंकि कोविड को लेकर भी लोगों के मन में डर है। आपने 2 उपाय अभी बताए जो तेल को लेकर बताए हैं। बार बार जो एक फोकस गया है कोविड के टाइम पे लोगों का, वो ये है कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, और घर में ही तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो एक बार मुझे लगता है वक्त है कि फिर से वो चीज़ें रिमाइंड की जाएं। Exactly. बताइए क्या करना है, दिनचर्या को कैसे अच्छा बनाना है और खाने पीने में कैसा बदलाव करना है? हम 2 चीज़ें अभी कह रहे थे, हम इम्यूनिटी को बढ़ाएं, उससे कहते हैं हम चलो बढ़ा देंगे, बट ऐसा भी ना करें ना वो इम्यूनिटी को कम भी कर रही है। बिल्कुल। तो यानी जरूरत से ज्यादा जानकारी और गलत जानकारी। हाँ, आप समझ लो, आपने आपको सोच लिया यार मैं तो यूजुअली एक जनरल है तो टर्मरिक लोटे जो बोलते हैं दूध में तो हल्दी डाल के पीने के, ठीक है फाइन, आपने पी लिया, फिर रात को 12 बजे निकल गए, अरे चलो देखते रात को इंडिया गेट बड़े अच्छे लगते हैं, जाके थोड़ा आइसक्रीम खा के आते हैं। तो एक साइड ने वो कर लिया, बट दूसरे साइड ये होता है आपने इस तरह का जो आपकी खान पान मतलब एक एक्सपोजर टू है, अब ये ना सोचे एक तरह का आपने इम्यूनिटी बढ़ाने के कर रहे हैं, दूसरे तरह कर रहे हैं इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, सप्रेस करने का आप ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं। तो बट डोमिनेंस जो होगा, आपने जो ठंड के एक्सपोजर कर लिया, एंड इस सीजन में तो बड़े कॉमन है, ठंड में तो शादी भी ज्यादा होते हैं, लोग चले जाते रात को 12 बजे आइसक्रीम खा के फिर आ जाएंगे। आप सोचते मुझे कुछ ना हो, ये तो पॉसिबल नहीं। अब रात को मैं खा भी लूं, मुझे अगले दिन आके मैं सुबह के मतलब दूध में हल्दी डाल के तो मुझे कुछ ना हो, ये होगा नहीं। ठीक है। तो मेरा कहने के प्रिवेंशन में आप हर बार ये ना सोचे मैं ऐसी चीज खाऊं मुझसे इम्यूनिटी बढ़ेगा, फाइन, दैट इज अप टू फाइन, बट ऐसे चीज ना करे वो कहीं ना कहीं आपको इम्यूनिटी को कम ना करे। तो इस तरह फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टली आप जो ठंड करने वाला चीज ना खाए, पर्टिकुलरली कम से कम अभी समझ लो 2 डिग्री 3 डिग्री, इसमें तो दही खाना ठीक नहीं है, तो वैसे थोड़ा सा जमा देगी।
एंड जो इस तरह का जो भी कोल्ड एक्सपोजर है वो ना कर ले, तो रात को ना घूमे। इफटाल जहाँ भी थे मास्क से तो बड़े अच्छे हुआ, ठंड में तो मास्क लगा तो कम से कम जो कोल्ड ब्रीजेस है वो डायरेक्ट नाक में और मुंह में ना जाएंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। खाने पीने का जैसा भी है, खाने पीने में ये भी ना, तो लोगों का टेंडेंसी ये है ठंड में गुड़ खाना ठीक है, बट मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंटेल आते हैं एक दिन में तो 250 ग्राम भी गुड़ खा रहे हैं। अच्छा। तो अति सर्वत्र वर्जित, दिस इज समथिंग ठीक नहीं है। सो यानी कितनी मात्रा है, क्या समय है, किस तरह से लिया गया है, ये भी बहुत जरूरी है। सो ये नहीं अच्छे होने का मतलब आप फिर सुबह से शाम तक अच्छी ही चीज खाओगे, यार बॉडी भूल जाएगा बुरा कौन सा है। बॉडी को मौका भी दे दो डिटेक्ट करने का। ठीक है, तो ये बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। कॉलर है राजेश ने हमें कॉल किया है। राजेश जी शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका। जी धन्यवाद। मेरा सर से ये सवाल है कि पहले तो सर मुझे डायबिटीज है पिछले 4 साल से, और पिछली बार मुझे एक माइल्ड निमोनिया भी हुआ था, तो इसके लिए क्या खान पान रखें और सर्दियों में बचाव कैसे हो, क्योंकि हर सर्दी में मुझे थोड़ी सी सर्दी खांसी हो जाती है और गला भी फंसा रहता है, और मैं जैसे बताया कि निमोनिया भी मुझे एक बार हो चुका है। ठीक है राजेश जी। डॉक्टर दोनों खान पान को लेकर ही सवाल आ गया। या उनका कहना ही है एक बार हुआ है तो अगले बार हो सकता है, नहीं हो सकता है। एंड दूसरा, बॉडी का एक इंटेलिजेंस है, बॉडी हैज इंटेलिजेंस, जैसा ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एंड हर इंसान से खुद ही होती है। कहीं ना कहीं यू शुड सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट दैट बॉडी क्या सिग्नल दे रही है वो सुनने के लिए मूड पे है आप। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल से बताता हूँ। किसी ने एक दिन सुबह उठ गए और मैं भी सुबह नेचुरल उठते थोड़ा पेशाब करने जाते हैं, ई फाउंड दैट पेशाब में मुझे जलन हो रही है, एक जनरल। अब पता भी चला, अब आ भी गए, नाश्ते में बड़े दबा के फिर वो अचार के साथ परोठा खाया। तो मतलब जो इंसान का जो इंटेलिजेंस है ना, जो सुबह उठी यार मुझे पेशाब में जलन आया, मैं गर्म चीज ना खाना है, फिर आके अपने पराठा में दबा के अपने अचार से खाया, ये कहीं ना कहीं गलत किया। तो मेरा कहना है कि आपने ये हो गया है, ये नहीं कह सकते अब एक बार न्यूमोनिया हो अगले बार ना हो, बट जो पिछले बार होने का जो इंसिडेंट थे आप दोबारा वही रिपीट कर रहे हैं आज के डेट में। चलो कोविड से न्यूमोनिया हो दैट इज डिफरेंट, बट सिम्टम्स कहीं ना कहीं कोई हर बार कोविड से ही ना हो। तो अल्टीमेटली कहने की यही है, आप कोविड से भी हो, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस से हो, इन्फ्लुएंजा वायरस से हो, कोई भी हो, आप वायरस और बैक्टीरिया फंगस को अपने आप को मजबूत होने के लिए आपने क्या कर रहे हो। आप ऐसे चीज कोल्ड के एक्सपोजर कर रहे हो, ऐसे चीज खा रहे हो, वो खुद मजबूत हो रही है बीमारी, फिर आप बीमारी को मजबूत करेंगे, बीमारी आपको छोड़ेगा भी नहीं। यार बड़े सो में XY जो रमेश है, सुरेश है, जो भी है, अरे बड़े मच्छर मजबूत बना रहे हैं, मैं क्यों छोड़ू इनके बॉडी को। तो ये आपको कहीं ना कहीं अपने बॉडी की इंटेलिजेंस सेंस करो, बॉडी आपको क्या सिग्नलिंग दे रही। ऐसे नहीं बिना सिग्नलिंग आप अरे ठीक है ऐसे होते रहेंगे, ठंड में ऐसे होते रहे, अपने मर्जी का कार्य, ये ना हो। ठीक है। निधि ने कॉल किया है, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। निधि स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, प्रश्न पूछिए। ये सवाल मैं अपनी माँ के लिए पूछना चाहती हूँ जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है जी। और हर बार ऐसा होता है कि जब विंटर स्टार्ट होते हैं तो उनको हल्की हल्की जैसी ठंड थोड़ी बढ़ती है उनको खांसी वगैरह स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे वो खांसी मतलब सीवियर कफ एंड कोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है और हर बार डॉक्टर यही कहते हैं कि उनको निमोनिया के सिम्टम्स आ गए, तो फिर दवा वगैरह चलती है। लेकिन ये जब से कोरोना हुआ है ये जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ गई है, ऑलमोस्ट विंटर्स में उन्हें रहता ही है। तो मैं जानना चाह रही थी कि ऐसा उनके साथ बार बार हर बार, जबकि वो प्रिकॉशन भी ले रही हैं, सब कुछ हर बार हो रहा है और क्या करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर अंड्रा, बुजुर्गों को लेकर ये प्रश्न है क्योंकि कैसे बचाया जाए, जब प्रिवेंशन की भी बात हो रही है और बार बार अगर इस तरह के सिम्टम्स आए तो क्या किया जाए। देखिए जैसे ये बता रहे हैं तो मेरे को ऐसे लगता है कि हो सकता है उनको लंग से कोई बीमारी हो पहले से, जैसे कि COPD है जो इस उम्र में काफ़ी कॉमन होता है, अस्थमा हो सकता है, जैसे बता रहे हैं कि बाकी टाइम पे ठीक रहते हैं लेकिन जैसे विंटर आती है तो उनकी सांस की बीमारी बढ़ जाती है। ये दोनों बीमारी ऐसी होती हैं जो सर्दियों में बढ़ती हैं। तीसरा कारण ये हो सकता है कि जो बता रहे हैं कि इनको कोविड हुआ था, तो हो सकता है कि कोविड ने कुछ लंग में डैमेज छोड़ दिया हो, जिसको हम पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस बोल लो या पोस्ट कोविड लंग एनामली बोल लो, वो होगी। और जैसे विंटर आता है तो जैसे एक्सपोज होते हैं वो विंटर में कुछ सेकेंडरी वायरल इन्फेक्शन होता होगा या कोई और इन्फेक्शन होता होगा, वो कारण हो सकता है। तो थोड़ा सा हमें और तय में जाना पड़ेगा, तय में जाके जांच करनी पड़ेगी कि इनको तीनों चार चीज़ों में से क्या है और अकॉर्डिंगली फिर हमें एक्ट करना पड़ेगा कि अगर अस्थमा है तो इलाज बहुत सिंपल है, COPD है तो भी इलाज सिंपल है कि आप अपनी रेगुलर दवाइयाँ लीजिए तो ये नहीं होगा।
और अगर वायरस जो ये कोविड की वजह से है तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। फिर भी प्रिकॉशन ही उसका इलाज है। कुछ कुछ दवाइयाँ होती हैं जो फ़ायदेमंद हो सकती हैं। अपने डॉक्टर के पास कंसल्ट कर लीजिए एक बार, एटलीस्ट तो चेस्ट का इमेजिंग ज़रूर करवा लीजिए, कोई एक्सरे या सीटी स्कैन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो लंग्स में उसमें क्या है, नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है, या कुछ और भी ऐसी जांचें होती हैं जो अस्थमा और सीओपीडी के लिए की जाती हैं। तो ये थोड़ी सी जांच करेंगे तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी मिलेगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है डॉक्टर माथुर, फेफड़ों पे असर होता है निमोनिया का, और कोविड के बाद भी फेफड़े सबसे ज़्यादा ख़राब हुए हैं लोगों के। कहा गया है कि आप ठीक भी हुए तो आप जाइए टेस्ट कराइए, फेफड़ों में कोई ना कोई कमी निकलेगी, उस तरह से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। इस मामले में होम्योपैथी कैसे मदद करेगा? देखिए, जैसे मैं उस कॉलर की ही बात पहले से बोलूँगा कि जैसे कि वो एल्डरली फीमेल है, हाँ। तो ये बिल्कुल सही है कि उनके पहले से कोई बीमारी हो सकती है फेफड़ों से रिलेटेड, या इवन वो कार्डियक कंडीशन भी हो सकती है जिसकी वजह से उनको ये ससेप्टिबिलिटी है कि वो हर वेदर चेंज में उनके कफ हो जाता है। कोविड के बाद भी लंग को डैमेज पहुंच जाता है, स्पेशली अगर कोविड निमोनिया हुआ है और निमोनिया को ढंग से मैनेज नहीं हो पाया है तो लंग को कुछ हद तक परमानेंट डैमेज भी होता है, और वो एक तरह से एक कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन होती है। जब भी फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन होगी जैसे कि चेंज ऑफ वेदर या एक्सट्रीम कोल्ड, तो वो पेशेंट के थोड़े बहुत तो सिम्टम्स आएंगे। और उसके ऊपर अगर वो पेशेंट एल्डरली पेशेंट है तो वैसे भी लंग की क्षमता कम है तो उनके ऐसे लक्षण ज़्यादा हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे पेशेंट को, जैसे ठंड का मौसम है तो उसको बचना है, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा कमरे के अंदर ही बैठे रहो, बट रेगुलर एक्सरसाइज वो भी एक लंग फंक्शन के लिए अच्छी बात है। रेगुलर लाइट एक्सरसाइज इन ओपन एयर, इन फ्रेश एयर, और अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, या कोई मरीज है जिसके खांसी जुकाम है, जिसके अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो चीख रहा है, तो अगर हम कमज़ोर हैं तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। तो खुद को प्रिवेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे पेशेंट में, एल्डरली पेशेंट में थॉरो एग्जामिनेशन से पता किया जा सकता है कि कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कार्डियक कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से इनको ये बार बार सिम्टम आ रहे हैं। ठीक है, एक कॉलर और हैं, विपिन ने हमें हरियाणा से कॉल किया है। आपका स्वागत है विपिन हमारे कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका, बताइए। नमस्कार मैम। नमस्कार। बचपन में मुझे निमोनिया हो गया था मैम, और उसके बाद से क्या हो रहा है कि जब भी सर्दी शुरू होती है हमेशा ही छींके आना शुरू हो जाता है पहले ही, और वो निमोनिया के वो सिम्टम्स मुझे दिखने लगते हैं। उसके बाद से क्या होता है, रुमाल बांधना होता है, और मतलब ये तो हुआ डिजीज का पार्ट। तो एक अलग से ही एक आइडेंटिफिकेशन मेरी बन गई है कि अलग से रुमाल बांधना शुरू हो गया, सर्दियां हो गई, ये सब। तो मैं परमानेंटली इस डिजीज से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ, कुछ ऐसा जिससे कि मुझे कभी ये करना ना पड़े। थैंक यू डॉक्टर अड्डा। जी, देखिए जो ये बता रही हैं ये ऐसे लगता है कि निमोनिया से बहुत ज़्यादा रिलेशन इसका नहीं है। अच्छा। ये जो बता रही हैं ये एलर्जिक सिम्टम ज़्यादा लग रही हैं कि इनको एलर्जिक राइनाइटिस है, हो सकता है साथ में अस्थमा भी हो। तो एक बार जांच करा लें डॉक्टर के पास जाके ना। जो जितनी इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने मेरे को, उसमें तो ये एलर्जिक ही लग रहा है। एलर्जिक राइनाइटिस होगा, साथ में अस्थमा होगा। और ये अस्थमा यूजुअली ऐसे होता है कि कभी पेशेंट बिल्कुल ठीक होगा, फिर अचानक से दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और बहुत सारे पेशेंट में जब मौसम चेंज होता है या कई बार कोई एक्सपोजर होता है, जैसे किसी ने तीखी गंध के सामने एक्सपोजर हो गया, या किसी ने परफ्यूम लगा लिया, या कई बार जब हम घर में खाना बनाते हैं तो जो फ्राई करते हैं उस टाइम पे उसके वेपर्स आ गए, तो ये चीज़ें होती हैं, उनसे दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सर्दी एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है जो इसको बढ़ा देती है। ऐसे जो दिवाली के आसपास जब मौसम चेंज होता है या पोल्यूशन लेवल एकदम चेंज होता है, वो वाला एक और फैक्टर होता है जिसमें सडनली ये बढ़ जाता है। तो जो सारे ये लक्षण जो बता रही हैं ये उसमें फिट बैठ रही हैं। निमोनिया से शायद इसका ज़्यादा रिलेशन नहीं है। ठीक है डॉक्टर दोनोला, अभी एक्सरसाइज का जिक्र डॉक्टर माथुर ने भी किया, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कभी निमोनिया हुआ है लेकिन बाद में जाके अगर कोई भी सिम्टम आता है तो उनके मन में ये डर है कि हमें निमोनिया ना हो जाए दोबारा। फेफड़ों को मजबूत करना और अपने अंदर से अच्छा फील करना, ये सबसे बड़ी, मुझे लगता है बड़ी बात है। तो कैसे किया जाए? क्या एक्सरसाइज से अपने फेफड़ों को मजबूत बनाया जा सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ठीक किया जा सकता है? तो ये तो पॉपुलर ही है प्राणायाम, तो ये पॉपुलर है, इससे थोड़ा आपका लंग्स की मजबूती होती है। ये तो इस योगा उसको आप ट्रेंड में
सीखे। दूसरा, अभी कोविड में बड़े पॉपुलर भी होता प्रोन ब्रीथिंग, जो उल्टा लेट के ब्रीथिंग करने में वो जो लंग्स का जो एक्सपेंशन कैपेसिटी बढ़ता है, एक है। तीसरा एक है, तो वैसे तो पुराना टाइम में जो सुबह सुबह पूजा करते थे वो इट्स ब्लोइंग ऑफ शंख को ब्लो करते थे। अब आज के डेट में जो उसके थोड़ा सा एडवांस्ड मशीन को ब्लो करने के लिए जो लंग फंक्शन के पास, उससे भी बड़े सिंपल कहते हैं यार 3-4 बैलून ले लो, डेली कम से कम 1-2 बार उसको बैलून को ब्लो कर दो, इससे आपके लंग फंक्स का लंक्शन। एंड दूसरा, जब ब्रीथिंग करते वक्त बढ़ाने के लिए यूजुअली वी कीप आवर हैंड्स डाउन एंड ऐसे ब्रीथिंग करते हैं। रादर आप थोड़ा सा हाथ को ऐसे ऊपर करके सिर को ऊपर रख करके थोड़ा सा सिर को ऐसे ऊपर उठा के थोड़ा सा ब्रीथ करने से वो थोड़ा सा मतलब स्लो एंड डीप ब्रीथिंग। आप ऐसे करके इतना नहीं हो पाते, इससे थोड़ा सा आपके थोड़ा सा विंड पाइप स्ट्रेट हो जाएंगे, यू कैन गोस इनटू दैट, तो लंग्स की फंक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएंगे। एंड जैसे मैंने जो सिंपल से जो भी बताया, जैसा सरसों के तेल उसमें थोड़ा सा कपूर और सेंधा नमक डाल के थोड़ा सा गर्म करके लगाए आगे पीछे। हम जब भी कोई भी दिक्कत होती है ना, यूजुअली घर में कुछ लगा भी देते तो आगे की तरफ ही लगाते, बट यस आगे की तरफ भी लगाओ, बट डोंट फॉरगेट दैट आप पीछे की तरफ लगा, साइड से लगाए, वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। रादर हम कभी कोई भी दिक्कत होती है पटल कोई ऑयल भी कोई बाम भी लगाए, हम चेस्ट पे लगाए था फ्रंट साइड, पीछे तो लगाते ही नहीं एंड साइड से बिल्कुल नहीं, तो पीछे भी लगाना एंड साइड से भी लगाना, वो ज्यादा आपको मोर इट गिव्स एन इफेक्ट। ठीक है डॉक्टर अड्डा, एक बार फिर से मैं बच्चों वाले मैटर पे जाऊंगी। आपने बताया था कि क्यों बच्चों को जल्दी निमोनिया होता है और इतना घातक हो जाता है। बच्चों के केसेस में क्या किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि माँ अगर कुछ ठंडा खा रही है, बच्चा दूध पी रहा है तो उसको भी ठंड लग रही है, कैसे किया जाए? बच्चों की देखभाल के लिए क्या टिप्स देंगे आप ताकि वो निमोनिया से दूर रहें? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ तो मैं फिर से वही कहूँगा, टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टीकाकरण जरूर करवाएं, बिल्कुल भी उसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरत रहे हैं। जो जैसे जैसे शेड्यूल लिखा हुआ है, अपने बच्चों को डॉक्टर से मिलिए और अपडेट लीजिए क्या हमारा टीकाकरण एज के हिसाब से है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कंप्लीट करवाइए, एक चीज़। दूसरा चीज़ है कि जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, बच्चे और बुज़ुर्ग एक्सट्रीम वेदर से बहुत ससेप्टेबल होते हैं। वो जैसे ही मौसम चेंज होता है तो उनको बीमारियाँ ज़्यादा होने के चांस हैं, तो बच्चों को सर्दी से बचा के रखना है। तीसरा चीज़ है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो ब्रेस्ट फीड होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ब्रेस्ट फीड ज़रूर करवाएं और कम से कम 1 साल तक तो ज़रूर करवाएं, हो सकता है तो मे बी 2 साल तक, पर 1 साल से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, ब्रेस्ट फीड ही करवाएं। और बाकी तो आई थिंक अगर इतना हम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर हैं, जैस्मीन ने हमें मदुरई से कॉल किया है। आपका स्वागत है जैस्मीन, आयुष्मान भव में। बताइए क्या प्रश्न है आपका? मैम, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी मदर एक कैंसर पेशेंट है और रेगुलरली उनको हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, जैसे उनकी कीमोथेरेपी वगैरह होती है। तो क्या उनको ये निमोनिया होने का खतरा है कि जैसे सर्दी का टाइम है और वो बार बार बाहर जा रहे हैं, ठंड में निकल रहे हैं, तो क्या उनको चांसेस हैं कि वो हो सकता है? और अगर हो भी गया उनको, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है एज अ कैंसर पेशेंट? ठीक है डॉक्टर अड्डा, जो किडनी के पेशेंट हैं उनको लेकर डॉक्टर दोरनाला ने बताया था, और जो लोग ज़्यादा हॉस्पिटल में रहते हैं एक तरह से उन्हें भी निमोनिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो बार बार विजिट कर रहे हैं अपने इलाज के लिए उनको भी खतरा ज़्यादा है क्या? देखिए, इसमें जो इन्होंने बताया 2 रिस्क फैक्टर हैं कम से कम। एक तो ये कि इनको कैंसर है। कैंसर हर कोई मानता है कि कैंसर में बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, ये तो कैंसर की वजह से। दूसरा, जो हम उसको कीमोथेरेपी जिसको बोलते हैं, उससे दवाइयाँ होती हैं, और वो दवाइयाँ बहुत ही हमारी इम्यूनिटी पर इस तरह से इफेक्ट करती हैं कि इम्यूनिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो इवन जो स्मॉल से जो पैथोजन होता है, जो आमतौर पे कुछ नहीं करता, वो भी उनको निमोनिया कर सकता है। एक तो कारण है ये। दूसरा ये है कि वो बार बार हॉस्पिटल में जा रही हैं, तो हॉस्पिटल में तो हमें पता है कि मरीज़ ही जाते हैं, और बहुत सारे मरीज़ ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी निमोनिया होगा, जो ऐसे या पैथोजन कैरी कर रहे होंगे अपने थ्रोट में, या जैसे जो खांसी करते हैं तो उस टाइम पे पैथोजन वो ड्रॉपलेट में बाहर निकालते रहे होंगे, तो उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो ये एटलीस्ट 2 रिस्क फैक्टर तो ज़रूर हैं। फिर एज वाला एक फैक्टर हो जाता है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हम उसको इम्यून सेनेसेंस बोलते हैं, कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी एजिंग होती है, इम्यूनिटी की भी, तो इम्यूनिटी हमारी इतनी अच्छी नहीं रहती। तो एटलीस्ट 3-4 फैक्टर यहाँ पे हैं जो इस मरीज़ पे निमोनिया होने का ज़्यादा रिस्क होने के कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं? देखिए, एक तो ये है कि कैंसर का ट्रीटमेंट हम बंद नहीं कर सकते, वो तो इम्पोर्टेंट है, वो तो लेना ही लेना पड़ेगा। एज का भी हम कुछ नहीं कर सकते, उसका किसी का जोर नहीं चलता है। जो पर्सनल प्रोटेक्शन में मैं कहूँगा कि अगर ये मास्क पहने
जो कोविड के बाद में काफ़ी हम लोग काफ़ी मतलब कंफर्टेबल हो गए हैं मास्क लगाने में। पहले तो हम बोलते थे तो बहुत सारे लोग बोलते थे नहीं नहीं मास्क नहीं लगा सकते, घुटन होती है, ये होता है वो होता है, पर कोविड ने हमें सिखा दिया कि मास्क के साथ हम रह सकते हैं, ये कर सकते हैं। दूसरा जो एक फाइनल जो पॉइंट है जो हम कर सकते हैं वो वैक्सीन का है कि इनको हम वैक्सीन लगा सकते हैं निमोनिया रोकने के लिए। 2 वैक्सीन लगती हैं, एक वायरस के लिए होती है, एक बैक्टीरिया के लिए होती है, तो वो हम लगा सकते हैं। अगर इतना करेंगे तो आई थिंक जो प्रिवेंटिव मेजर हैं वो सारे हमने कर लिए। जो लास्ट पॉइंट जो मैं बोलूँगा, अगर थोड़ा सा भी इनको बुखार खांसी बलगम होता है तो तुरंत अपने डॉक्टर को बताएं जो कैंसर ट्रीट कर रही हैं, और वो डॉक्टर बहुत एक्सपर्ट होते हैं, वो तुरंत पकड़ लेते हैं कि इनको निमोनिया तो नहीं हो गया है, क्योंकि कैंसर में जो बाकी लोगों के बजाय सिम्टम थोड़े डिफरेंट होते हैं। अच्छा। इनमें बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं कई बार, कि पेशेंट आएगा हमारे पास में बोलेगा मेरे तो कमजोरी लग रही है, और कमजोरी आप सोच सकते हो इतने सारे कारण होते हैं उसके। लेकिन कैंसर जो ट्रीट करते हैं पेशेंट वो तुरंत समझ आते हैं कि कमजोरी इसको लग रही है कि कहीं निमोनिया तो नहीं हो गया है, या हल्की फुल्की खांसी आएगी जो आमतौर पे हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन कैंसर वाले पेशेंट में हल्की फुल्की भी खांसी है तो उसको तुरंत डॉक्टर को बताएं, और डॉक्टर उनको चेक करके बता सकते हैं भाई निमोनिया तो नहीं है। और अगर हमने जल्दी पकड़ लिया तो जल्दी ट्रीटमेंट होगा, जल्दी ट्रीटमेंट होगा तो ख़राब होने का चांसेस कम है। अगर इतना कुछ करेंगे तो आई थिंक काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। जी डॉक्टर माथुर, अब यही सवाल है, कोमॉर्बिडिटी के साथ जो लोग रह रहे हैं, अब कोरोना का भी टाइम है और सर्दी का समय है, बताइए होम्योपैथी के नज़रिए से क्या मदद हो सकती है? हाँ, डेफिनेटली ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि यही पेशेंट हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं। और जैसे कि सर ने बताया कि कैंसर पेशेंट हैं, इनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक है, ट्रीटमेंट की वजह से भी और ओल्ड एज की वजह से भी। तो ऐसे पेशेंट में ज़्यादा मतलब कि हमें सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। ज़रा सा भी अगर कोई माइल्ड सिम्टम आता है, भले वो हल्की खांसी है लेकिन वो ठीक नहीं हो रही है, या थोड़ा सा भी सांस में तकलीफ़ है, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और उसको तुरंत ही इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि किस वजह से है। पहली बात तो ये। दूसरा बात, जो कोमॉर्बिड कंडीशन है उसका अच्छी तरह से मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है तो उसकी भी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है, और ऐसी अवस्था में फिर ये दूसरे इन्फेक्शन जैसे कि निमोनिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये कोमॉर्बिड कंडीशन का बहुत अच्छे ढंग से मैनेजमेंट हो। तो इसके लिए होम्योपैथी में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है मरीज के क्लिनिकल स्टेट को एसेस करने के बाद। और अगर अच्छा मैनेजमेंट हो गया, भले ही वो कार्डियक कंडीशन है या कोई क्रॉनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर है, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, काफ़ी एडवांस हो गया है, तो उसमें म्यूकोजल क्लियरेंस नहीं होती है, इन्फेक्शन का रिस्क ऐसे में भी रहता है। तो ऐसे पेशेंट को हम बहुत ज़रूरी है कि उनका इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट हो कोमॉर्बिड कंडीशन का, तो इन्फेक्शन का रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक है डॉक्टर दोनला, आपने बताया था कि क्योंकि निमोनिया बहुत तेज़ी से जो है वो फैलता है और असर दिखाता है, एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी ही, लेकिन इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात होती है आजकल, सारे जो पैथीज़ हैं वो मिला के ट्रीटमेंट में किस तरह से आयुर्वेद रोल प्ले करता है? जैसा ही इन्फेक्शन ज़्यादा है, इन्फेक्शन टाइम में यूजुअली हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स जो भी है ज़रूरी है। इन अ सेंस ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है दूसरा में नहीं है। तो एंटीबायोटिक देने का मेन प्रमुख उद्देश्य ये है, इसको जितना जल्दी से जल्दी इसको मतलब खरे, इससे लोगों में फिर ज़्यादा सोसाइटी में फैल ना जाए, कम्युनिटी में स्प्रेडिंग ना हो, एक मेन है। दूसरा, एक तो चलो एंटीबायोटिक कोर्स हो गया वो सेट हो गया, जैसा समझ लो कोविड होने के बाद भी, निमोनिया होने के बाद कई लोगों को तो मतलब सीवियर मोड में थे, उनको फिर चलो बच गए। उसके बाद भी जो पोस्ट कोविड जो लंग का जो इफेक्ट्स है वो अभी भी है, मतलब कंजेशन भी लगता है उनको, सही से ऑक्सीजन में कुछ पेशेंट में आज के डेट में भी 90-92 पे ही आ रहे, जो सीवियर मोड पे वो बाहर आईसीयू तक जाके फिर वापस आए। उसमें हम इस तरह का आयुर्वेद में ऐसा कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, इससे उनकी जो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ा है। तो कई चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद में हम कहते हैं, कुछ दारा भी करते हैं लोग, मतलब लोकल जो चेस्ट में कंटिन्यूस पोरिंग ऑफ मेडिकेटेड ऑयल्स, एक उरोवस्ती भी होती है, उसमें वो पुट्टे आटा उसमें हम ऑयल डाल के इस तरह करते हैं। तो डेफिनेटली एडिशन ऑफ जो अदर पद्धति है, जो पारंपरिक पद्धति आयुर्वेद भी हो, नेचुरोपैथी की एंड योगा एंड होम्योपैथी, तो जब सारे मिलके एक जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिशन मोड चल रही है वन हेल्थ, तो नेचुरली सब चाहिए। तो जैसा G20 का जो वन ईयर्थ एंड वसुधैव कुटुंबकम, तो नेचुरली वन हेल्थ एंड वन अर्थ इज
जैसा हम कहते हैं ना, वन इट डजंट मीन दैट ओनली द इन अ हेल्थ पर्सपेक्टिव, वन इज सो इज समथिंग, वन ह्यूमन बीइंग इज अ पार्ट ऑफ द नेचर. सो अपने आप को आप यू कीप यूर से, अपने आप को हम नेचर से दूर भागते रहेंगे, आपके साथ बीमारी आते रहेंगे. सो यू कनेक्टेड विद द नेचर, दैट्स व्हाट द अल्टीमेट पर्पस ऑफ द वन. ठीक है डॉक्टर अड्डा, ट्रीटमेंट बताइए मुझे कैसे चलता है, कितना लंबा ट्रीटमेंट हो सकता है, ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में. जी देखिए, निमोनिया का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है. अच्छा. तो वो हम डॉक्टर लोग देख के कुछ कुछ चीज़ें, एक तो इम्पोर्टेंट है कि एज पेशेंट का क्या है, फिर कुछ रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, कई बार एक्सरे भी करवाते हैं. तो इन चीज़ों को देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पेशेंट कितना बीमार है. और एक जो कोविड के टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर हो गया, अपने सैचुरेशन देखना, ऑक्सीजन लेवल देखना, तो वो भी हमें बताता है कि कितना सीवियर है. तो जो माइल्ड वाले इन्फेक्शन होते हैं उनको तो हम ओपीडी बेसिस पे ही मे बी 1 या 2 दवाई देते हैं, वो ठीक हो जाता है. थोड़े से जो ज़्यादा सीवियर होते हैं, स्पेशली जिनका ब्लड प्रेशर कम है या ऑक्सीजन लेवल कम है, उनको एडमिट करना पड़ता है, उनके लिए इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं. तो ये तो हो गई दवाई क्या देना है, कितना ड्यूरेशन पे देना है. यूजुअली जो ओपीडी में हम जो ट्रीट करते हैं 5 to 7 डेज़ ज़्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं. सेम जो एडमिट हो गया है पेशेंट, उनको भी ज़्यादातर जो है 5 to 7 डेज़ में ठीक हो जाते हैं. लेकिन कुछ पेशेंट हैं जिनमें हमें थोड़ा लंबा इलाज भी करना पड़ सकता है. तो मैं ये कहूँगा कि कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, लेकिन ओपीडी में जो भी ट्रीट करते हैं यूजुअली 5 डेज़ का कोर्स ज़्यादातर मरीजों में एनफ होता है. और जो हॉस्पिटलाइज हो गए उनको तो हमें देखना पड़ेगा कि भाई 5 डेज़ का काफ़ी है या 7 डेज़ का काफ़ी है, पर ज़्यादातर लोगों को एटलीस्ट 5-7 डेज़ का तो देना पड़ता है हमें ट्रीटमेंट. ठीक है. अब आखिर में मैं एक एक कमेंट चाहूँगी आप तीनों से ही. डॉक्टर माथुर, अभी डॉक्टर दोनाला ने भी बताया है, जो इंटीग्रेटेड अप्रोच की मैं बात कर रही हूँ, आप एक होम्योपैथ के नज़रिए से आप इसके बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रिवेंशन पहले ज़रूरी है, फिर अगर है तो कितना जागरूक हैं आप, और निमोनिया बिगड़ ना जाए इस पर भी ध्यान देना है. किस तरह से आप कहेंगे प्रिवेंशन से लेकर और इलाज तक की बात, और हर उम्र के लोगों में क्योंकि अब ये फैल रहा है, तो क्या टिप्स हैं आखिर में जो आप देना चाहेंगे? मैं बिल्कुल सहमत हूँ. एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मरीज कई टाइप के होते हैं. ऐसे भी मरीज हैं जिनमें टिपिकल लक्षण आ रहे हैं निमोनिया के, और उनको वो अच्छी तरह रिकवर भी कर जाते हैं, उनको इलाज दिया जाए, उनको ओपीडी सेटिंग में हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं. लेकिन ऐसे भी मरीज हैं जैसे कि प्रीटर्म चाइल्ड है, या कोई बहुत एल्डरली पेशेंट है, या कोई ऐसा मरीज है जो पहले से कोई लंबी बीमारी से ग्रसित है, तो उनको निमोनिया के इलाज के साथ साथ वो कोमॉर्बिड कंडीशन को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए भी कुछ हमें करना होता है. तो उस केस में दूसरी पैथी की भी हमें कई बार मदद लेनी पड़ती है. कई बार तो पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है, और हमें साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंट इंटरवल पे हमें पेशेंट को असेस करने की ज़रूरत है. कहीं पेशेंट का मेंटेशन तो अफेक्टेड नहीं है, कहीं ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन तो नहीं है. तो ऐसे एट रिस्क पेशेंट में इंटीग्रेटेड अप्रोच और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है. निमोनिया से उभरने के बाद उसको बाद में उसका इम्यून सिस्टम सही रहे और उसको रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं हो, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आयुर्वेद में कई ऐसे तरीके हैं जिससे कि इम्यून सिस्टम को हम मेंटेन कर सकते हैं. तो मैं डेफिनेटली सहमत हूँ कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच एक बहुत ही अच्छा उपाय है निमोनिया के ट्रीटमेंट के लिए. जी डॉक्टर हटा, आप क्या कहेंगे, और जितनी जल्दी इलाज शुरू हो उतना जल्दी रिकवर भी होंगे? जी बिल्कुल. क्योंकि कई लोग इलाज में क्या है कि ठीक है खांसी की दवा ले ली, बार बार ले ली, थोड़ी देर के लिए आराम आ रहा है, बहुत जल्दी डॉक्टर का रुख नहीं करते हैं. ओवर द टॉप जो मैं कहूँ काउंटर पे जो दवाएं होती हैं उनसे भी कई लोग इलाज शुरू कर देते हैं. तो इसको लेकर भी क्या सलाह? जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला एस्पेक्ट आपने टच किया है. देखो, निमोनिया एक ऐसी वाली बीमारी है जिसमें यूजुअली आप डॉक्टर से ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह सकते, क्योंकि यूजुअली सीवियर डिजीज होता है. हाँ. जो कई बार जो हम खांसी बलगम जो आता है ना, वो शायद निमोनिया नहीं था, सिर्फ गला खराब था, सोर थ्रोट था, जिसको ओवर द काउंटर आपने ट्रीटमेंट लिया और ठीक हो गया. पर निमोनिया में यूजुअली ऐसा नहीं होता. निमोनिया सीवियर डिजीज होता है. आप 1 दिन अवॉइड कर सकते हैं, 2 दिन अवॉइड कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा. तो जैसे आपने बताया है कि मैं फिर से कहूँगा कि किसी को अगर बुखार, तेज बुखार, खांसी, बलगम, स्पेशली अगर बच्चों में और बुजुर्गों में है, तो उनको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाना चाहिए. जितना आप जल्दी जाओगे उतना जल्दी डायग्नोसिस बनेगा और उतना जल्दी इलाज शुरू होगा, और जितना जल्दी इलाज शुरू होगा कॉम्प्लिकेशन होने के उतने ही चांस कम होंगे. तो इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे ही पता लगता है तो जल्दी जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए. ओवर द काउंटर दवाइयाँ ठीक हैं, एक दिन के लिए ठीक है, बट
मैं कहूँगा कि कोशिश कीजिए डॉक्टर से ही ले और इसमें बिल्कुल कोताही ना बरतें। ठीक है डॉक्टर दोनों ये तो जैसा आप कह रहे हैं प्रिवेंशन इज ओनली द क्योर, ये दिस इज लेटेस्ट ट्रेंड। पुराना ये है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो तो पुराना है। अभी करंट जितने भी वायरल नया वायरल आ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल। तो कहते हैं ना जब आज के डेट में जो एक एनसीडी होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, बट नाउ इज नॉवेल कम्युनिकेबल डिसीज, इतना वायरल डिसीज आ रहे हैं। अब हम पुराना ये प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर नहीं, अभी प्रिवेंशन इज ओनली द क्योर। अपने आप को बचा लो, आप फिर आपसे कोई स्वस्थ है ही नहीं। बिल्कुल। और इसी के साथ आयुष्मान भव में फिलहाल के लिए इतना ही। डॉक्टर दोनला आपका, डॉक्टर हड्डा आपका, डॉक्टर मोहित माथुर, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आयुष्मान भव में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो निमोनिया को लेकर तमाम जो अलग अलग पैथी के तीनों ही विशेषज्ञों ने जो सलाह और उपाय आपको दी हैं उसे अपनाइए, अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखिए। अगले हफ्ते एक बार फिर हम हाजिर होंगे आयुष्मान भव के नए अंक के साथ, और अगले हफ्ते हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में। आज के समय में हम देख रहे हैं जो सर्वाइकल पेन है, गर्दन से जुड़ा ये दर्द है, ये भी हर उम्र के लोगों में बढ़ रहा है। तो इससे जुड़ा अगर कोई सवाल आपका है तो आयुष्मान भव के अगले अंक में बनिए हमारे कार्यक्रम का हिस्सा। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। इस अंक को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। अपनी राय, प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसका हम इंतजार करते हैं। नमस्कार।